नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से आप लगातार डूम्सडे प्लेन के बारे में सुन रहे होंगे और बोला यह जा रहा है कि जो डूम्सडे प्लेन है इट कैन विथस्टैंड न्यूक्लियर ब्लास्ट लैंड्स इन वॉशिंगटन पर लैंड किया है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है कि ये डूम्सडे प्लेन है क्या, ये अमेरिका में किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अभी इसका यूज करना मतलब ये क्या इंडिकेट करता है इजराइल ईरान वॉर के बीच में, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी जानकारी, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 2026 की हो या फिर 2027 की, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है उसको जरूर अवेल करिए। इसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट हो, इससे रिलेटेड जो जानकारी चाहिए, आप इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट है कोर्स पर ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके मन में यही आएगा कि ये E-4B डूम्सडे प्लेन जिसको कहा जाता है ये है क्या। बेसिकली आपने सुना होगा बोइंग के बारे में, अभी रिसेंटली एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था बोइंग, उसी के द्वारा बनाया हुआ है बोइंग 747-200। लेकिन बोइंग 747-200 को हेविली मॉडिफाई किया गया है। ये अगर आप देखोगे तो हम इसी पर्टिकुलर प्लेन की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस पर लिखा हुआ है, तो इसको हेविली मॉडिफाइड किया गया है एंड इट सर्व्स एज द नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर। मतलब प्रेसिडेंट के लिए, यूएस के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनका जो नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर है उसके तौर पर यह काम कर सकता है। और ये जो निकनेम दिया गया है ना इसको डूम्सडे प्लेन, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि न्यूक्लियर वॉर के समय में भी या फिर कभी कोई कैटास्ट्रॉफिक नेशनल इमरजेंसी होती है उस समय भी ये फंक्शन कर सकता है। मतलब अगर धरती पर, यूएस के धरती पर किसी भी प्रकार का कहीं पर कुछ भी अटैक हुआ तो ये हवा में उड़ते उड़ते चीज़ों को बचा सकता है और अमेरिका के राष्ट्रपति इस पे सवार होकर जो कमांड देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। अगर हम इसके कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो बेसिकली इट इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक्स फ्रॉम न्यूक्लियर ब्लास्ट। तो जो मैंने आपको बताया ना कि न्यूक्लियर ब्लास्ट भी अगर होता है तो उससे ये बच सकता है। साथ ही साथ इट कैन कंट्रोल यूएस न्यूक्लियर आर्सेनल स्ट्रैटेजिक फोर्सेस रिमोटली। मतलब इस प्लेन में बैठकर जो यूएस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, कोई भी अगर कमांड देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। और इसके साथ साथ 24 आवर से ज़्यादा ये ऑपरेट कर सकता है हवा में। और ऑब्वियस सी बात है जितना लंबा चाहें आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी है कि दूसरा कोई प्लेन आएगा और इसमें फ्यूल भर देगा हवा में ही और ये लगातार हवा में उड़ान भर सकता है। फिर इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिक्योर कम्युनिकेशन है, मतलब 67 सैटेलाइट एंटीनाज, ग्लोबल रेडियो लिंक्स, अगर क्राइसिस कम्युनिकेशन होती है तो उस समय यह किया जा सकता है। इसके साथ साथ मोबाइल पेंटागन है। ये पेंटागन आप सब जानते हैं कि डिफेंस हेडक्वार्टर है अमेरिका का। तो एक प्रकार से मान लो अगर पेंटागन पर अटैक हुआ तो पेंटागन की तरह ये हवा में ऑपरेट कर लेगा एंड एक प्रकार से गवर्नेंस की जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार रखेगी। अगेन ये जो प्लेन है इसके अलग अलग सेक्शन से आप देख सकते हैं, रेस्ट एरिया, कम्युनिकेशन एरिया हो गया, ब्रीफिंग रूम हो गया, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम हो गया। इसमें टोटल 111 या 112 बोला जाता है टोटल जो पैसेंजर्स हैं वो एक साथ जा सकते हैं। और अगेन आप देखोगे तो इसको 1980s में बताया जाता है कि ये जो E-4B वाला है इसको बनाया गया था। खैर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको एक बता दूं कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति बाहर जाते हैं, अमेरिका के बाहर ट्रैवल करते हैं, तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि ये जो E-4B है डूम्सडे प्लेन जिसको बोला जा रहा है, उसको भी उसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट, मतलब जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति का एयरफोर्स 1 लैंड करता है उसके पास वाले किसी एयरपोर्ट पर इसको भी लैंड कराया जाता है कि मान लो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति वर्ल्ड टूर पर गए हुए हैं तो उस केस में अगर अचानक से कोई इमरजेंसी हो गई, वर्ल्ड क्राइसिस हो गया, तो वहां पर एयरफोर्स 1 से उनको इस पर्टिकुलर प्लेन में शिफ्ट करा दिया जाए इमीडिएट बेसिस पर। तो इस तरह की भी चीजें कई बार की जाती हैं। खैर अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये जो प्लेन है वो वॉशिंगटन में क्या कर रहा है और इसको लेकर चर्चा क्यों हो रही है। देखो क्या हुआ है ना, ये जो प्लेन है बताया जा रहा है कि इसने अभी रिसेंटली नॉन रूटीन पाथ लिया। कहां से कहां तक, अगेन थोड़ा सा मैप में समझते हैं। ये अमेरिका का मैप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कई सारे स्टेट्स हैं, टोटल 50 स्टेट्स हैं, आप सब जानते हैं। तो ये आप देख रहे होगे टेक्सास के बगल में ये छोटा सा स्टेट है, छोटा क्या बड़ा ही है, लुसियाना में यहाँ पर एक एयरफोर्स बेस है, बार्क्सडेल एयरफोर्स बेस। वहां से ये प्लेन उड़ान भरता है और ये जाता है मैरीलैंड। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो वॉशिंगटन डीसी से सटा हुआ है। अगेन इस मैप से आपको अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पर मैरीलैंड स्टेट है, यहाँ पर वर्जीनिया है और यहाँ पर बीच में मतलब वॉशिंगटन डीसी क्या है ना, ये फेडरल गवर्नड डिस्ट्रिक्ट है,
फेडरल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट, जस्ट एग्जांपल के तौर पर अगर मैं भारत में बोलूं, आपने दिल्ली के बारे में सुनाई है, तो जो एनसीटी ऑफ दिल्ली है जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी गवर्नेंस और जो लोकल गवर्नमेंट है उसका भी गवर्नेंस देखने को मिलता है, तो कुछ उस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर वॉशिंगटन डीसी के साथ देखने को मिलेगा। मैरीलैंड और जो वर्जीनिया है वो अलग अलग स्टेट हैं, तो उसके बीच में ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो पोटोमैक रिवर है वो भी यहाँ से बहती है, तो ये वॉशिंगटन डीसी है। तो वॉशिंगटन डीसी के जस्ट बगल में ही यहाँ पर जो मैरीलैंड में जॉइंट बेस एंड्रयूज है वहां पर ये प्लेन लैंड किया। और इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहाँ पर जो फ्लाइट वॉचर्स हैं उनका ये कहना है, अगेन ये आप देखोगे, ये रहा लुजियाना, यहां से ये उड़ान भरता है, और अगर आप ध्यान से देखिए, वैसे अगर नॉर्मली उड़ान भरना होता तो यहां से ट्रैवल करके मैरीलैंड ये जा सकता था, लेकिन इसने जो रूट लिया है ना, ये अगर आप देखोगे तो कोस्टल रूट यहां पर इसने लिया है, मतलब कोस्ट के किनारे किनारे से होते हुए जा रहा है। और इसी की वजह से ये जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका ये कहना है कि इट इज इंटरप्रेटेड एज अ शो ऑफ रेडीनेस, मतलब ये किसी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं हो रहा है इस समय, ये फ्लाइट रेडी है एक प्रकार से किसी भी सिचुएशन के लिए। एंड अगर आप देखोगे तो इसका जो कॉल साइन है, मतलब जब भी ये प्लेन उड़ता है तो एक कॉल साइन होता है, तो यहाँ पर टिपिकल ऑर्डर 6 का होता है जिसमें ये लो अलर्ट पर होता है, लेकिन अभी जो इसने ये उड़ान भरी और वॉशिंगटन के पास गया तो इसका कॉल साइन था ऑर्डर 01, मतलब ये अपने हाईएस्ट अलर्ट पर था। तो आई होप आप समझ पा रहे होगी, इसी की वजह से इसका जो रूट था और अचानक से इस समय इसको लॉन्च किया गया, तो इसी की वजह से इसकी चर्चा होने लगी। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई नाउ? इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट आप सब जानते हैं, इस समय मेजर डेवलपमेंट है दुनिया में, सिर्फ इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि अब आगे क्या होगा। तो इजराइल ने, आप सब जानते हैं कि यहां पर ईरान की जो न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक किया, और ईरान ने भी रिटालिएट किया, मैसिव रिटालिएशन किया, मिसाइल से, ड्रोन से, और इजराइल के भी कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो यहां पर तबाह हुए हैं। इनफैक्ट ईरान ने तो यहां पर फतेह 1 जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो भी लॉन्च कर दिया। और यहां पर आप देख सकते हो जो मेडिकल सेंटर है, स्टॉक मार्केट, इजराइल का स्टॉक मार्केट की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। ईरानियन लीडर ने भी कह दिया है द बैटल हैज बिगन, मतलब ये फुल स्केल वॉर इस समय चल रही है। इसको देखते हुए यूएस का क्या रिस्पॉन्स है? डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर वार्निंग दी है कि अब आपको अनकंडीशनली सरेंडर करना होगा, अदरवाइज यूएस का जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो आप पर बहुत भारी पड़ेगा। इनफैक्ट यूएस ने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है F-35 जेट्स है उसको मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। यहां पर जो सेंटकॉम है, सेंटकॉम बेसिकली जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है ना उसका सेंट्रल कमांड, तो सेंटकॉम फोर्सेस को भी हाई अलर्ट पर जारी कर दिया गया है। और जो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है इजराइल और गल्फ अलाइज के बीच में वो यहां पर स्टार्ट हो गई है। अब क्वेश्चन ये है कि जो E-4B का डिप्लॉयमेंट है ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या सिग्नल करता है? सबसे पहली चीज है कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इट एंश्योर्स कि जो यूएस ऑफिशियल्स हैं वो किसी भी सिचुएशन में, अगर मान लो यूएस पर या फिर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का स्ट्रैटेजिक क्राइसिस होती है, न्यूक्लियर क्राइसिस होती है, तो यहां पर डीसी पर मान लो इन केस वॉशिंगटन डीसी पर अटैक हो गया, कुछ भी हो जाए, तो उस केस में भी यहां पर गवर्नमेंट कंटिन्यूटी रहेगी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक पहला इंप्लीकेशन। दूसरा यहां पर यह है कि यूएस इज नॉट रूलिंग आउट मिलिट्री इंटरवेंशन, मतलब इस समय किसी भी हद तक सिचुएशन जा सकती है, यहां पर किसी भी प्रकार का मिलिट्री इंटरवेंशन किया जा सकता है। इसके साथ साथ क्या होता है ना कि आप साइकोलॉजी के साथ भी खेलते हो, मतलब ये दुनिया को दिखाना, मतलब ईरान भी तो देख ही रहा होगा ना कि इस तरह की गतिविधि हो रही है, तो यहां पर ईरान को ये डिटर करेगा कि एक्सट्रीम स्टेप ना ले। फिर न्यूक्लियर फोर्स कम्युनिकेशन, बेसिकली क्या है ना कि मान लो एक्सट्रीम सिचुएशन में मान लो लैंड बेस्ड साइट्स पर अटैक कर दिया जाता है, तो यहां पर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस प्लेन में चढ़कर आराम से जो न्यूक्लियर कमांड है वो दे पाएंगे। तो ये सारे सिग्नल यहां पर दिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन अब ये है कि ये जब उड़ान भर रहा था, मतलब ये जो ट्रैवल किया है डूम्सडे प्लेन, क्या इस पे डोनाल्ड ट्रंप सवार थे? देखो अभी तक इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, ऑफिशियल्स ने अभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया कंफर्म करते हुए कि इसमें कौन यात्री थे, कौन नहीं था, या फिर ये खाली जा रहा था, क्या था नहीं पता। लेकिन रिसेंटली अगर आप कमेंट्स देखोगे ट्रंप का, आई मे डू इट, आई मे नॉट डू इट, नोबडी नोज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बेसिकली वो ईरान के ऊपर हमले को लेकर कह रहे थे। तो अभी पता नहीं है किसी को, तो कुछ भी यहां से हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट बताता हूं कि इस प्लेन का कब कब इस्तेमाल किया गया। 9/11 जब अटैक हुआ था उस समय भी इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो कमांड कंटिन्यूटी है वो जारी रहे, क्योंकि आप समझिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया गया, 2 बिल्डिंगें गिराई गई, तो यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता था ना, ऐसा डर का माहौल हो गया था। तब इस पर्टिकुलर प्लेन को लॉन्च किया गया था। कोल्ड वॉर एरा में भी जब सोवियत यूनियन के साथ लगातार इश्यूज होते रहते थे, यहां पर
जब भी कोई न्यूक्लियर अलर्ट आता था, बोला जाता था कि रशिया न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकता है, कुछ हो सकता है, मतलब तब भी कई बार इसको लॉन्च किया जाता था। और ट्रंप एरा के समय भी, जो पहला टर्म था ना डोनाल्ड ट्रंप का, उस समय भी अगर आप देखोगे नॉर्थ कोरिया के साथ जो टेंशन हो रही थी 2017-18 में, उस समय भी इसको फ्रीक्वेंटली एक्टिवेट किया जाता था। तो ये आपको ये पहली बार देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल रिपरकशन क्या हो सकता है? देखो यहां से क्या है कि पॉसिबिलिटीज ये है कि यूएस ईरान का कन्फ्रंटेशन बढ़ सकता है। अभी वैसे स्टेटमेंट यही आया है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर डिसाइड कर देंगे ट्रंप की क्या करना है ईरान के ऊपर, रिटेलिएट करना है नहीं करना है। तो एक तो कन्फ्रंटेशन बढ़ सकता है, दूसरा प्रॉक्सी वॉर, जो हिजबुल्लाह होती शिया, वो भी इस वॉर में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वैसे मैं आपको बता दूं। फिर इसके अलावा यहां पर जो न्यूक्लियर ब्रिकमैनशिप है, मतलब अनलाइकली है, बट अगर मान लो इजराइल को लगता है कि उसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है, तो ध्यान रखिएगा इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो क्या यहां पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब एक्टिवेट करेगा, क्या होगा? अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन कंक्लूजन यही है कि E-4B डूम्सडे प्लेन ये जो लैंड किया है वॉशिंगटन डीसी के पास, इट इज नॉट रूटीन। ये कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक मूव है यूएस के द्वारा। एक तरह से सिग्नल देने की कोशिश की गई है कि हम रेडी हैं, हमारी मिलिट्री रेडी है, और यहां पर कमांड कंटिन्यू रहेगा। एडवर्सरीज जैसे ईरान को एक प्रकार से रोकने की कोशिश है और रीअश्योर करने की कोशिश है इजराइल को, क्योंकि जो खबरें आ रही थी, अभी जस्ट एक रिपोर्ट भी आई थी, इसमें बोला जा रहा था इजराइल के पास जो एरो 3 का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो 10 से 12 दिन का बचा है। तो एक प्रकार से शायद उनको भी रीअश्योर किया जा रहा होगा कि डोंट वरी, वी आर देयर। ठीक है, तो जो टेंशन से समय मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़े ब्रॉडर रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। एंड यूएस जो है हो सकता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। तो लेट्स सी यहां से क्या होता है, बट आई होप कि ये जो डूम्सडे प्लेन के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए थी आपको मिल गई। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि कौन सा देश जो है इट हैज प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू ईरान मिसाइल प्रोग्राम? पास्ट में ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो आज के डेट में न्यूक्लियर मिसाइल्स की बात हो रही है ना कि न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहा है ईरान, तो इसमें कौन से देश ने सपोर्ट किया था ईरान को उसके मिसाइल प्रोग्राम में, ये आपको बताना है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रतिज्ञा बैच जरूर अवेल करिए। देखिए ये तीनों लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, तो यहां पर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे आप अगर प्रीलिम्स को भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस आपका रिफंड हो जाएगा। बस क्या करिए, इस फोन नंबर पर भी कॉल कर लीजिए, कोई डाउट हो तो टीम बैठी है यहां पर आपको रिस्पॉन्ड करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब हो चुका है लाइव, और नया बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है एक कंप्लीट रोड मैप जो आपको जीरो से IAS ऑफिसर बनने तक लेकर जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, फुल मेंटरशिप के साथ, फीचर्स जो बनाते हैं प्रतिज्ञा बैच को सबसे खास, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP एंड MRP, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स और मेंस। और दोस्तों यह सब कुछ के साथ मिलता है क्लियर करो प्रीलिम्स, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। और हाँ, सुबह से कई स्टूडेंट के मैसेज आए, लेकिन 10 जून के बैच अब क्लोज हो गया है, तो सुन लीजिए 23 जून से वही बैच दोबारा स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ आपकी डिमांड पर। इसको लेने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिंक को, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ANKITLIVE चेकआउट के समय, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पर इस बैच को ले सकें। सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत तेजी से भर रही हैं, तो देर मत कीजिए, आज ही शुरू कीजिए अपनी IAS की जर्नी विद प्रतिज्ञा।